100 शब्द प्रति मिनट शुरू। यह अध्याय कुछ छोटी छोटी अनुसंधान परियोजनाओं के बारे में सुझाव देता है जिन पर आप कार्य कर सकते हैं। अनुसंधान के बारे में पढ़ने और उसे वास्तव में करने में बहुत अंतर होता है। किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए व्यवहारिक प्रयास करना और सुव्यवस्थित रूप से साक्ष्य इकट्ठा करना एक अत्यंत उपयोगी अनुभव है। आशा है यह अनुभव आपका समाजशास्त्रीय अनुसंधान से जुड़ी कुछ कठिनाइयों से नहीं बल्कि इसके उत्साह से भी परिचय कराएगा। इस अध्याय को पढ़ने से पहले कृपया 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक समाजशास्त्र परिचय के अध्याय पर पुनः दृष्टिपात करें। पैरा यहाँ जो सुझाव दिए गए हैं उनमें उन संभावित समस्याओं को ध्यान में रखने का प्रयास किया गया है जो विभिन्न संदर्भों, परिस्थितियों या विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में ऐसे शोध कार्यों के दौरान उपस्थित हो सकती है। इनका अभिप्राय आपके मन में शोध के बारे में एक उत्साह पैदा करना है। एक वास्तविक अनुसंधान परियोजना निश्चित रूप से अधिक विस्तृत होगी और उसे संपन्न करने के लिए छात्रों को विद्यालयों में उपलब्ध समय से कहीं अधिक समय देने एवं प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी। यह सिर्फ सुझाव मात्र है। आप अपने अध्यापकों के साथ विचार विमर्श कर अन्य शोध परियोजनाएं तैयार कर उन पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। पैरा प्रत्येक अनुसंधान प्रश्न यानी शोध विषय पर कार्य करने के लिए एक उपयुक्त अनुसंधान पद्धति की आवश्यकता होती है। एक प्रश्न का उत्तर अक्सर एक से अधिक पद्धतियों से दिया जा सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक अनुसंधान पद्धति सभी प्रश्नों के लिए उपयुक्त हो। दूसरे शब्दों में, अधिकांश शोध प्रश्नों के लिए शोधकर्ता के पास संभावित पद्धतियों को चुनने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन यह चुनाव आमतौर पर सीमित होता है। शोध प्रश्न का सावधानीपूर्वक निर्धारण करने के बाद शोधकर्ता का सबसे पहला काम उपयुक्त शोध प्रणाली का चयन करना होता है। यह चयन तकनीकी कसौटियों के अनुसार ही नहीं बल्कि व्यवहारिकता को भी ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। व्यवहारिकता में अनेक बातें शामिल हो सकती है, जैसे अनुसंधान के लिए उपलब्ध समय की मात्रा, लोगों एवं सामग्री दोनों के रूप में उपलब्ध संसाधन, वे परिस्थितियां जिनमें शोध किया जाना है इत्यादि। पैरा उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप सह शिक्षा विद्यालयों और केवल बालकों या केवल बालिकाओं वाले विद्यालयों के बीच तुलना करना चाहते हैं। दरअसल यह एक व्यापक विषय है, इसलिए सर्वप्रथम आप एक विशेष प्रश्न तैयार करें जिसका आप उत्तर देना चाहते हो। उदाहरण के लिए, क्या सह शिक्षा विद्यालयों के छात्र केवल बालकों बालिकाओं वाले विद्यालयों के छात्रों की अपेक्षा पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करते हैं? क्या केवल बालकों वाले विद्यालय खेल कूद में सह शिक्षा विद्यालयों से हमेशा बेहतर होते हैं? क्या केवल बालकों या बालिकाओं वाले विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे सह शिक्षा विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की अपेक्षा अधिक खुश रहते हैं? अथवा इसी तरह के अन्य प्रश्न एक निर्धारित प्रश्न
चुन लेने के बाद अगला कदम होता है उपयुक्त पद्धति का चयन करना। उदाहरणार्थ, अंतिम प्रश्न यानी क्या केवल बालकों या बालिकाओं वाले विद्यालयों के बच्चे अधिक खुश रहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप विभिन्न प्रकार के विद्यालयों के छात्रों से साक्षात्कार की पद्धति चुन सकते हैं। साक्षात्कार में आप छात्रों से सीधे यह पूछ सकते हैं कि वे अपने विद्यालय के बारे में कैसा महसूस करते हैं। फिर आप इस प्रकार इकट्ठे किए गए उत्तरों का विश्लेषण यह देखने के लिए कर सकते हैं कि क्या विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के उत्तरों में क्या कोई भिन्नता है। शोध प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के रूप में आप एक दूसरी पद्धति भी अपना सकते हैं, जैसे प्रत्यक्ष। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको सह शिक्षा और बालक बालिका वाले विद्यालयों में कुछ समय यह अवलोकन करने में बिताना होगा कि वहाँ के छात्र कैसा व्यवहार करते हैं। आपको कुछ कसौटियाँ निर्धारित करनी होगी जिनके आधार पर आप यह कह सकेंगे कि छात्र अपने विद्यालय से कितना खुश है। इस प्रकार पर्याप्त समय तक विभिन्न प्रकार के स्कूलों का अवलोकन करने के बाद आप अपने प्रश्न का ठीक उत्तर देने की आशा कर सकेंगे। आप एक तीसरी पद्धति सर्वेक्षण प्रणाली भी अपना सकते हैं। इसके लिए आपको छात्रों से उनके विद्यालय के बारे में उनके विचार जानने के लिए एक प्रश्नावली तैयार करनी होगी। इसके बाद आप अपनी प्रश्नावली प्रत्येक प्रकार के विद्यालय में समान संख्या में छात्रों को वितरित कर सकेंगे। तत्पश्चात आप छात्रों से भरी हुई प्रश्नावलियों को इकट्ठा करके उनके परिणामों का विश्लेषण करेंगे। पैरा, यहाँ कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों के उदाहरण दिए गए हैं जो इस तरह का अनुसंधान करते समय शायद आपके समक्ष आ सकती है। मान लीजिए कि आप सर्वेक्षण करने का निर्णय लेते हैं। आपको सर्वप्रथम प्रश्नावली की बहुत सारी प्रतियां तैयार करनी होगी। इस कार्य में समय, प्रयत्न और पैसा लगता है। इसके बाद आपको छात्रों को उनकी कक्षाओं में प्रश्नावली वितरित करने के लिए अध्यापकों से अनुमति भी लेनी होगी। हो सकता है कि आपको पहली बार में यह अनुमति ना मिले या यह कह दिया जाए कि बाद में आना। प्रश्नावली वितरण के बाद यह स्थिति आ सकती है कि जिन छात्रों को आपने प्रश्नावली दी थी उनमें से बहुतों ने तो उसे भरकर लौटाने का कष्ट ही ना किया हो अथवा सब प्रश्नों के उत्तर ना दिए हो। इसी तरह की और भी कई समस्याएं खड़ी हो सकती है। तब आपको यह निर्णय लेना होगा कि ऐसी समस्याओं से कैसे निपटा जाए। क्या आधे अधूरे उत्तर देने वाले उत्तरदाताओं के पास जाकर यह कहा जाए कि वे अपनी प्रश्नावलियों को पूरी तरह भरें अथवा अपूर्ण प्रश्नावलियों को एक तरफ छोड़कर ठीक से भरी गई प्रश्नावलियों पर भी विचार करें। पूरे दिए गए उत्तरों के आधार पर ही अपना निर्णय लें इत्यादि। शोध कार्य के दौरान आपको ऐसी व्यवहारिक समस्याओं से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। शायद आपको 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक
समाजशास्त्र परिचय के 5वें अध्याय में अनुसंधान पद्धतियों पर की गई चर्चा याद हो कि आपकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए इस अध्याय को दोबारा पढ़ने का यह अच्छा समय है। इस प्रणाली के अंतर्गत सामान्यतः निर्धारित प्रश्नों को अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में लोगों से पूछा जाता है। ये प्रश्न अन्वेषक द्वारा व्यक्तिगत रूप से पूछे जा सकते हैं, जहां उत्तरदाता प्रश्न सुनकर उनका उत्तर देता है और अन्वेषक उन उत्तरों को लिख लेता है, अथवा प्रश्नावली उत्तरदाताओं को सौंप दी जाती है और उत्तरदाता स्वयं उन प्रश्नावलियों को भरकर अन्वेषक को लौटा देते हैं। सर्वेक्षण प्रणाली का मुख्य लाभ यह है कि इसके अंतर्गत एक साथ काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों के विचार जाने जा सकते हैं, इसलिए इसके परिणाम संबंधित समूह या जनसंख्या के विचारों का सही प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रणाली की कमजोरी यह है कि इसके द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे पहले से ही निर्धारित होते हैं। प्रश्न पूछते वक्त इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता, इसलिए यदि उत्तरदाता किसी प्रश्न को ठीक से नहीं समझ पाते तो गलत या भ्रामक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई उत्तरदाता कोई दिलचस्प बात कहता है तो उसके बारे में आगे कोई नए प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि आपकी प्रश्नावली की पूर्व निर्धारित सीमाओं के भीतर रहना पड़ता है। इसके अलावा प्रश्नावलियाँ एक विशेष समय पर खींची गई फोटो की तरह एक निश्चित स्थिति का ही चित्र प्रस्तुत करती है। यह स्थिति आगे चलकर बदल भी सकती है, अथवा यह भी संभव है कि पहले उसका स्वरूप आज जैसा न रहा हो, लेकिन सर्वेक्षण में इन बदली हुई स्थितियों को शामिल नहीं किया जा सकता। स्टॉप।